पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। और हमने सिलिकॉन्स यानी कि पॉलीसाइलोजेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे फोस्फाजीन। फोस्फाजीन्स, जो फोस्फाजीन है उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है N डबल बॉन्ड P R R, ये वाली मोनोमेरिक यूनिट, यानी जो फोस्फाजीन है उनके अंदर नाइट्रोजन और फोस्फोरस ये तो होंगे बैकबोन में, ठीक है, और फोस्फोरस के ऊपर दो ग्रुप और अटैच होंगे। ये ग्रुप जो आर मैंने दिखाया है ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। लाइक ये आर ग्रुप फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रुप्स हम यहां पे अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले वोगर एंड रोज ने 1834 के अंदर अमोनिया की और PCl5 की रिएक्शन करवाई और उससे उन्हें व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्यूट मिला। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्यूट मिला और जो थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी शो करता था, लेकिन उनको ये नहीं पता लगा कि कंपाउंड क्या बना है। उन्हें बस ये पता लगा कि आपने जो मिक्स किए हैं अमोनिया और PCl5, इनसे एक व्हाइट कलर का सॉल्यूट मिल रहा है। बाद में जाके उनको पता लगा इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्यूट है वो है NPCl2, यानी कि ऐसी 3 यूनिट उसके अंदर है। लेकिन उसे फिर भी ये नहीं पता लगा वोगर एंड रोज को कि ये कैसे जुड़े हुए हैं। बस उसको ये पता लग गया कि जो कंपाउंड बन रहा है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्यूट जो है वो ये है NPCl ट्वाइस 3 बार, यानी NPCl2 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 कैसे जुड़ रहे हैं बस इतना नहीं पता चला। उसके बाद इसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया है 1897 में स्टोक्स ने। स्टोक्स ने क्या किया, इसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन की और ये देखा कि अकेला NH3PCl5 के रिएक्शन से नहीं, अगर NH4Cl और PCl5 की रिएक्शन करवाते हो तो भी यही व्हाइट सॉलिड मिलता है। और इसका जो फॉर्मूला है NPCl2 3 टाइम्स, ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं PN 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 दिस टाइप। फोस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड और फोस्फोरस के ऊपर 2 क्लोरीन। ये पाया स्टोक्स ने। तो स्टोक्स का कंट्रीब्यूशन इस काम में, फोस्फाजीन वाले काम में ज्यादा माना जाता है बजाय कि इसके वोगर एंड रोज के, जिसने स्टार्टिंग में ये रिएक्शन करवा के व्हाइट सॉल्यूट प्रिपेयर किया था। हालांकि इनिशियल काम उन्हीं का था। स्टोक्स ने इनऑर्गेनिक पॉलीमर बल्कि इन्हें इनऑर्गेनिक रबड़ का नाम दिया। इससे जो बनने वाले पॉलीमर थे उनको इसने कहा इनऑर्गेनिक रबड़। और ये जो टर्म है ना इनऑर्गेनिक रबड़, ये भी स्टोक्स ने ही दी थी। तो NH4Cl की PCl5 से रिएक्शन करवाओ या अमोनिया की PCl5 से रिएक्शन करवाओ, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। और उसने देखा अकेला ये नहीं NPCl ट्वाइस, ये 3 यूनिट जो ये था ही, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट और 8 यूनिट, उसने ये सारे कंपाउंड बनाए भी सिर्फ इसी रिएक्शन से। यानी रिएक्शन के लिए यही था, थोड़ा टेम्परेचर कम ज्यादा करता रहा और उसने पाया कि यहाँ पे अकेली 3 यूनिट जरूरी नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8 इतनी यूनिट भी हो सकती हैं। और वो भी एक साइक्लिक मॉलिक्यूल ही बनाते हैं, अल्टरनेट नाइट्रोजन और फास्फोरस के डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
इसके बाद उसने देखा कि अगर इसको हीट किया जाता है, ये जो कंपाउंड बन गए, साइक्लिक कंपाउंड जो बन रहे हैं, अगर इनको 200 डिग्री सेल्सियस के अबाउट हीट किया जाता है और कुछ घंटे तक, तो इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है और पॉलीमराइज होके इस तरीके के आपको चेन मिलती है कि यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन और ये लॉन्ग चेन। और ये जो लॉन्ग चेन थी वो 10,000 से लेके और 40,000 यूनिट तक की थी, जो उसने देखा। यानी कि उसने इससे क्या प्रिपेयर कर लिया, इसके पॉलीमर प्रिपेयर कर लिए, पॉलीमर प्रिपेयर कर लिए। यानी स्टार्टिंग में तो ट्राइमर ही देखा गया था, लेकिन ट्राइमर के साथ साथ टेट्रामर, पेंटामर, हेक्सामर, हेप्टामर एंड ऑक्टामर भी बन रहे थे। फिर उसने इनको हीट किया फर्दर, और जब रिएक्शन करवाई तो देखा इनसे पॉलीमर भी बन रहे हैं। यूनिट वही रहेगी NaCl ट्वाइस, और ये पॉलीमराइज हो गया। ठीक है, अब इनका यूज क्या है? जब तक इनके ऊपर क्लोरीन है तब तक इनके जो बॉन्ड है थोड़े से आयनिक है, और जब तक बॉन्ड आयनिक है तब तक उसकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपको अलग अलग टाइप के कंपाउंड चाहिए, यानी मेन चेन तो आपकी यही रहे, अलग अलग टाइप के कंपाउंड चाहिए, तो आप इन क्लोरीन एटम्स को क्या करोगे, रिप्लेस करवा दोगे। क्लोरीन एटम की जगह पे कोई और आपका डिजायर्ड ग्रुप लगा दोगे। ठीक है, और अब तक अप्रोक्सीमेटली 400 डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगा, मतलब डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगा के 400 डिफरेंट ऐसी यूनिट बनाई जा चुकी हैं। किसी में यहाँ पे फिनाइल लगा दिया, एक क्लोरीन रह गया, किसी में यहाँ मिथाइल लगा दिया, यहाँ क्लोरीन रह गया, किसी में फिनाइल और मिथाइल लगा दिया, किसी में इथाइल और मिथाइल लगा दिया। अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा के लगभग 400 डिफरेंट टाइप के जो मोनोमेरिक यूनिट है या रिपीटेटिव यूनिट वो बनाई जा चुकी है। यानी 400 डिफरेंट फॉस्फाजीन्स, 400 डिफरेंट फॉस्फाजीन। और ये तो क्या थी, फॉस्फाजीन थी या ट्राइफॉस्फाजीन थी। जब ये पॉलीमर बन जाता है तो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं जस्ट पॉलीफॉस्फाजीन्स। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलीफॉस्फाजीन है। अब किस तरीके से ये Cl ग्रुप रिप्लेस होके दूसरे ग्रुप लगते हैं, कैसे लगते हैं दूसरे ग्रुप, वो देखते हैं। और अकेला मिथाइल इथाइल प्रोफाइल ऐसे ग्रुप नहीं, ऑक्सीजन वाले ग्रुप यानी एल्कोक्सी ग्रुप भी लगाए जा सकते हैं। देखते हैं, बेसिक रिएक्शन यही रहेगी, अमोनिया और PCl5 की रिएक्शन से भी यही बन रहा है, और अमोनियम क्लोराइड एंड PCl5 की रिएक्शन से भी ट्राइफॉस्फाजीन बन रहा है। उसके बाद तो आपको क्या करना है, उसका पॉलीमराइजेशन करवाना है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये एक पॉलीमर का फॉर्मूला है, यानी इससे हम ये लगा सकते हैं कि अगर इस पे रिएक्शन करवा दी, मतलब पूरे पॉलीमर पे कहीं भी हम सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये जो ग्रुप है RO नेगेटिव, ये क्या है, एल्कोक्साइड एनायन है। एल्कोक्साइड कहां से बनता है, जब हम किसी अल्कोहल को, मान लिया ROH है, उसको NaOH से ट्रीट करते हैं, NaOH से ट्रीट करते हैं, तो RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस वाटर। ठीक है, तो ये कहां से बना है एल्कोक्साइड, ये बना है अल्कोहल से। जब आप एल्कोक्साइड की रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास यहाँ पे कौन सी यूनिट है, O नेगेटिव वाली यूनिट है। तो ये जो O नेगेटिव वाली यूनिट है, ये आके यहां पे अटैक करती है और यहां से क्लोराइड आयन रिप्लेस हो जाता है, यहां से क्लोराइड आयन रिप्लेस हो जाता है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा यहां से, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्लोराइड आयन यहां से निकल जाएगा। क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड B, एक Cl बच गया, एक OR बच गया, मतलब आ गया, और N। ठीक है, अगर एक जगह लगा दिया तो बाकी जगह भी लगा सकते हैं। यानी अगर आप फर्दर एक मॉलिक्यूल और इसका अगर रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे
ओ आर यहां भी लग जाएगा, एक क्लोराइड आयन यहां से भी निकल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आप RMGX से रिएक्शन करवाते हो, RMGX क्या होते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप इसकी रिएक्शन करवाओ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी क्या देता है? एक न्यूक्लियोफाइल देता है। कौन सा? ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफाइल। जो भी यूनिट मैग्नीशियम के साथ लगी हुई है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करेगी और क्या बनाएगी? N डबल बॉन्ड P, एक Cl रह गया, एक जगह ये R ग्रुप लग गया और आपका पॉलीमर एज इट इज। अगर दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो दूसरा क्लोराइड आयन भी रिप्लेस हो जाता है R ग्रुप से। ठीक है? थर्ड, अगर मैं अमीन से रिएक्शन करवाता हूं, अमीन प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। ठीक है? टर्शरी अमीन नहीं करते सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि टर्शरी अमीन पे पहले ही टर्शरी अमीन पे N के ऊपर 3 R ग्रुप लगे हुए हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा वो तो टूट जाता है इसके लिए, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन जो बॉन्ड है वो नहीं टूटता। तो टर्शरी अमीन की तो रिएक्शन नहीं करवाएंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन से अगर हम देखें तो RNH2 जब रिएक्शन करेगा, RNH2 जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा इसके साथ? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस तो है ही, एक साइड क्लोरीन रहेगा और एक साइड नाइट्रोजन अटैच होगा इसके ऊपर। एक्चुअली में रिएक्शन तो इनिशिएट कहां से होती है? जो अमीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, रिएक्शन तो स्टार्ट वही करता है। एज ए न्यूक्लियोफाइल तो वो नाइट्रोजन के थ्रू ही करेगा। ठीक है? लेकिन जब ये इससे अटैच हो जाएगा तो उसके बाद इसे क्या करना पड़ेगा? एक ग्रुप को छोड़ना पड़ेगा। तो यहां से जो RNH2 था जिसके ऊपर एक Ha और एक ये R लगा हुआ था, एक प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? नाइट्रोजन को देगा। वापस से नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसे? देखो, RNH2 था, न्यूट्रल था, इसके लोन पेयर ने क्या किया? अटैक किया फास्फोरस के ऊपर। फास्फोरस से यहां से Cl नेगेटिव निकल गया। Cl नेगेटिव निकलने के बाद जो बॉन्ड बना है वो किसकी वजह से बना है? नाइट्रोजन वाले लोन पेयर की वजह से। ठीक है? अब नाइट्रोजन वाले लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बन गया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक न्यूट्रल स्पीशीज जब अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है बॉन्ड बनाने के लिए तो पॉजिटिव चार्ज आता है। यहां जब पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां और प्रोटॉन यहां से निकल जाता है। ठीक है? तो यहां से H पॉजिटिव निकला, यहां से Cl नेगेटिव निकला, तो क्या बन गया? HCl। अगर HCl को साथ के साथ आपने रिप्लेस तो करवा दिया, उससे सिस्टम से निकाल दिया, रिएक्शन मिक्सचर से निकाल दिया, तो आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती जाएगी जैसे आप करवा रहे हो। लेकिन अगर एसिड वहां पे प्रेजेंट रहा तो बैक रिएक्शन करके वापस से क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो हमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको साथ के साथ निकालना भी होता है। ठीक है? तो यहां से क्या होगा? H निकल जाएगा तो क्या बन गया यहां पे? NHR। कब? जब आपने प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाई। अगर दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं तो यहां पे भी NHR। ठीक है? ये तो थी प्राइमरी अमीन की बात। सेकेंडरी अमीन कैसे करेंगे? सेकेंडरी अमीन यानी कि R2NH जब इस तरह के मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, एक यहां पे क्लोराइड और यहां पे NHR। अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ये हाइड्रोजन यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहां पे क्या हो गया? NR2 ग्रुप लग गया। ठीक है? अब एक ग्रुप तो लग गया, दूसरा ग्रुप भी लग जाना चाहिए भाई, जैसे पहले लगते आ रहे हैं दूसरा ग्रुप भी लग जाना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। जब यहां पे NHR था तो R ग्रुप तो शायद या सीधी हो भी जाए, हाइड्रोजन छोटा सा है या रह भी जाए। यहां पे दोनों ही R ग्रुप हैं। अगर
R ग्रुप बल्कि हो गया तो यहाँ पे जो है काफी सारा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करवा देगा। जब फास्फोरस के आसपास भीड़ हो जाएगी तो अगला ऐसा ही बड़ा ग्रुप कोई आके R2NH टाइप कोई ग्रुप आके इस क्लोरीन को रिप्लेस नहीं करवा सकेगा, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बड़े ग्रुप की वजह से हो सकती है। और अकेला यही नहीं, अगर यहां भी कोई बड़ा ग्रुप है, अगर ये R ग्रुप बड़ा होता तो यहां भी एक सब्स्टिट्यूशन तो आसान था, दूसरा मुश्किल हो जाता। पहला ग्रुप तो चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर वो अटैक कर सकता है तो बॉन्ड बना सकता है, लेकिन दूसरा ग्रुप, जब पहला एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हुई है, तो दूसरा ग्रुप नहीं आ सकता। यानी सिंगल सब्स्टिट्यूशन तो कहीं भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन के वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो अटैक करने के लिए। अगर स्पेस नहीं हुआ तो अटैक करना मुश्किल है, यानी कि आपका जो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन है वो नहीं होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड पॉलीफॉस्फेट मिलेगा। तो क्या किया जाए इसके लिए? ये तरीका है कि आपको जो दो ग्रुप लगाने हैं और आपका किसी छोटे ग्रुप से काम चल सकता है तो आप दूसरा ग्रुप छोटा लगा दो। बड़ा ग्रुप एक बार आ गया, अटैच हो गया, अब बड़ा ग्रुप ना आए, छोटा ग्रुप अप्रोच कर सके, इतना स्पेस बचा हुआ हो तो हम छोटे ग्रुप वाला कोई मॉलिक्यूल अटैच करवा सकते हैं वहां। ठीक है, तो यहां पे तो हमने क्या किया है, बड़ा ग्रुप लगा दिया। अब इसका फर्दर हम रिएक्शन किससे कराएं? ऐसे मॉलिक्यूल से कराएं, ऐसे रिएजेंट से कराएं जो छोटा न्यूक्लियोफाइल देता हो, लाइक LiCH3। ऑर्गेनोमेटालिक जो कंपाउंड होते हैं वो भी क्या देते हैं, न्यूक्लियोफाइल देते हैं। मेटल कार्बन से तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब बॉन्ड टूटेगा तो CH3 नेगेटिव, Li पॉजिटिव बनेगा। और अकेला यही, कोई भी एल्काइल लिथियम जो है, कोई भी एल्काइल लिथियम कंपाउंड है वो ऐसे ही करेगा, वो यहां से क्या निकलेगा, एक एल्काइल एनायन निकलेगा। जो भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है लाइक एल्काइल लिथियम है, एल्काइल मैग्नीशियम, वो क्या करेंगे, एल्काइल एनायन देंगे और खुद का कैटायन देंगे। तो जो एनायंस हैं, एल्काइल एनायंस हैं, एल्काइल ग्रुप्स हैं, वैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगा, CH3 नेगेटिव यहाँ पे लग जाएगा। यानी कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना है, दोनों ग्रुप छोटे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब एक ग्रुप बड़ा है उस सिनारियो में आप क्या करोगे, दूसरा छोटा ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाओगे। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन है, और अकेला यही नहीं कि मैं एल्काइल लिथियम का यूज नहीं करूंगा, हो सकता है मेरे पास जो प्राइमरी रीजेंट है वो RLi ही हो, एल्काइल लिथियम ही हो मेरे पास कोई, तो उससे भी क्या होगी, ऐसे ही रिएक्शन होगी। क्या बनेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, और यहाँ पे N टाइम्स एक ये, और यहाँ पे R। अगर दो बार रिएक्शन करेगा, छोटा ग्रुप है तो दो बार भी रिएक्शन हो जाएगी, ये वाला भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है कि जब तक नाइट्रोजन फॉस्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड है वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन मतलब नेक्स्ट बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है किसके बीच में, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में। तो जो डबल बॉन्ड है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें इश्यू नहीं है, लेकिन सिंगल बॉन्ड कमजोर होने की वजह से हो सकता है आने वाले न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके से रिएक्ट करे कि जो ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाए। जैसे ही सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से आगे वाली चेन अलग और इस साइड की चेन अलग। जब ये चेन टूट जाएगी तो आपका जो पॉलीमर है उसकी चेन छोटी रह जाएगी, पॉलीमर की चेन छोटी रह जाएगी। हम तो करने चले थे सब्स्टिट्यूशन, जो फॉस्फोरस के ऊपर ग्रुप थे, और हो सकता है कि वो चेन भी टूट जाए। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की, उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का वेट निकालते हैं तो हमारे पास स्पेसिफाइड होता है कि जैसे
हमने बात की NaOH की। NaOH का मोलकुलर वेट निकालना हो, सोडियम जितने हैं इसके अंदर उनका एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन जितने हैं उनका एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन जितने हैं उनका एटॉमिक वेट ऐड कर दोगे, मोलिकुलर वेट आ जाएगा। लेकिन पॉलीमर के केस में क्या करोगे? पॉलीमर के केस में तो कोई तो पॉलीमर, जो आपके पास एक पॉलीमर का सैंपल है उसके अंदर किसी के अंदर तो n की वैल्यू मान लिया हो 1000, किसी में हो 1020, किसी में हो 1015। अब एग्जैक्टली उतने ही मोनोमर जुड़े हैं, ये तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 1000 है, लेकिन किसी में 1020 है, किसी में 1015 यूनिट, किसी में 1010 यूनिट, किसी में 980 यूनिट भी हो सकती है, ठीक है। तो पॉलीमर्स के लिए कभी भी मॉलिक्यूलर वेट ऐसे नहीं निकलता जैसे हम सिंपल मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं। उसके लिए जो वेट होता है वो एवरेज वेट होता है, एवरेज वेट होता है। और एवरेज वेट अलग अलग तरीके से निकलता है। एक है नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट, ठीक है, एक है वेट एवरेज मोलिकुलर वेट। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो एवरेज वेट होते हैं। तो एवरेज वेट से हम क्या पता लगा सकते हैं कि वे कितने मोनोमर जुड़े हुए होंगे। मान लिया आपके पास 3 मोनोमर हैं, 3 पॉलीमर चेन है, एक में 1000, एक में 1020, एक में 1015। तीनों के मोलिकुलर वेट को ऐड करो, डिवाइड में क्या करोगे, कितनी टोटल यूनिट है, 3 यूनिट है। जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप एवरेज वेट लेते हो। अब अलग अलग एवरेज वेट थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन बात क्या है, जितनी पॉलीमर की चेन लंबी होगी उतना उसका एवरेज वेट ज्यादा होगा, जितनी पॉलीमर की चेन छोटी होती जाएगी एवरेज वेट जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। अब इससे हम क्या स्टडी करेंगे, देखो जब हम किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाते हैं, किसी ऐसे रिएजेंट को डालते हैं पॉलीमर के साथ, जो रिएक्शन करेगा ये Cl की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करवा देगा। हो सकता है वो रिएक्शन करके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड तोड़ दे और जो चेन है वो छोटी कर दे। चेन छोटी होगी तो जो एवरेज वेट है वो भी कम हो जाएगा, यानी एवरेज वेट में जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि कितना सा तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है और कितना उसके अंदर चेन ब्रेक हुई है, यानी पॉलीमर डिग्रेड हुआ है। जब हम पॉलीमर की चेन को तोड़ देते हैं, बीच में से बैकबोन तोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द पॉलीमर। पॉलीमर की 1000 मोनोमर यूनिट जुड़ के एक चेन बनी हुई है, 1000 रिपीटेटिंग यूनिट है, और आपने कहीं से तोड़ दिया बीच में से, मान लिया तो 500 की 2 रह गई, तो क्या हो गया, पॉलीमर डिग्रेड हो गया। तो डिग्रेडेशन कितना होता है उसको देखते हैं और कैसे कैसे होता है। जो ग्रिग्नार्ड एजेंट हैं, अगर हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये चेन है ये टूट जाती है दूसरे सब्स्टिट्यूशन से ही पहले, यानी एक सब्स्टिट्यूशन करवा दिया उसके बाद चेन टूट गई। अब वो क्यों होता है और कैसे होता है वो देखेंगे। ये समझ आ रहा है ना। मैंने 2 रिपीटेड यूनिट को इकट्ठा लिख लिया ये दिखाने के लिए कि बॉन्ड कहां से टूट रहा है, बॉन्ड कहां से टूट रहा है। देखो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी ऐसे कंपाउंड के साथ, लाइक RNGX से मैं रिएक्शन करवाऊं इसकी, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा और उस न्यूक्लियोफाइल को आके क्या करना है, अटैक करना है इस चेन के ऊपर, इस चेन के ऊपर। जब पहला न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो ये देखता है कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, कौन सा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, यानी कि कहां पे चार्ज डेंसिटी कम है, कहां ज्यादा है। जो पहली बार R आएगा वो क्या देखेगा कि फास्फोरस के ऊपर नाइट्रोजन लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। क्लोरीन लगे हुए हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस।
फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, +5, और नाइट्रोजन की -3। भाई अपने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आएगी, इसकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो आने वाला जो R ग्रुप है, आने वाला जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो सबसे पहले कहां अटैक करेगा, इस फॉस्फोरस पे अटैक करेगा, और जो क्लोराइड आयन यहां से निकल जाएगा। ठीक है, क्लोराइड आयन निकला, क्या बनी यूनिट, N डबल बॉन्ड P, एक Cl यहां पे और यहां पे R ग्रुप, फर्दर N डबल बॉन्ड P। यहां भी रिएक्शन हो रही होगी, जब यहां भी रिएक्शन हो रही होगी किसी दूसरी यूनिट के साथ, कोई दूसरा RNC जब इससे रिएक्शन कर रहा होगा, हो सकता है एक यहां भी सब्स्टिट्यूशन हो जाए। ऐसी यूनिट बनेगी। अब ये यूनिट बनने के बाद अगला RNCX आके यहां इस सेल पे अटैक कर सकता है, फॉस्फोरस पे भी कर सकता है, कहीं और भी कर सकता है। ठीक है, कहां कर सकता है, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको तो फॉस्फोरस पर ही जाना है, न्यूक्लियोफाइल को तो फॉस्फोरस पे ही जाना है, क्योंकि फॉस्फोरस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा, इस पे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ही आपका जो एनायन है या न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। अगला जो R आएगा वो अगर यहां पे अटैक करेगा, RNGX, तो ये R अगर यहां पे अटैक करेगा तो ये जो Cl है ये भी निकल सकता है, और अगर ये वाला बॉन्ड वीक हो गया हो तो यहां भी ब्रेकेज हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये बॉन्ड वीक है तो ये टूट जाएगा, और अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कब तो ज्यादा होगी, कब कम होगी। अगर ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है तो बैकबोन नहीं टूटेगी, अगर ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ घट जाती है किसी वजह से तो वो जो बैकबोन है वो टूट जाएगी, और यहां से Cl निकलने के बजाय ये यहां से टूट जाएगा। और क्योंकि यहां से जो अटैक करने वाला एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे, और बॉन्ड टूटेगा तो यहां N नेगेटिव ऊपर MgX पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। क्लियर, बस ये देखना है कि ये वाला बॉन्ड वीक है कि नहीं। अगर ये बॉन्ड वीक हुआ तो बॉन्ड ब्रेक होगा, जो पॉलीमर है वो डिग्रेड हो जाएगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहा तो सीधा सब्स्टिट्यूशन ही हो जाएगा, क्लोराइड आयन निकलेगा। दोनों के साथ समझ चुके हो, बस बात इसी करनी है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी करनी है। अब देखो, अगर फॉस्फोरस के ऊपर लगे हुए, देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में तो कोई चेंज नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल में हम जो भी काम कर रहे हैं वो फॉस्फोरस के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें ही चेंज कर रहे हैं। जब फॉस्फोरस के ऊपर क्लोरीन लगे हुए हैं, क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और काफी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नाइट्रोजन भी अच्छे से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन भी अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो ये वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो फॉस्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, साथ ही साथ क्योंकि फॉस्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में, यानी जो इनके बॉन्ड पेयर हैं, फॉस्फोरस चाहेगा कि थोड़ा सा फॉस्फोरस की तरफ आए, फॉस्फोरस उनको अट्रैक्ट करेगा। जब बॉन्ड पेयर जो हैं थोड़ा फॉस्फोरस की तरफ सरकेंगे तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। यानी जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हों, चाहे वो क्लोराइड है या फ्लोराइड है, तब तक नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी और फॉस्फोरस इन इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अपनी तरफ खींच रहा है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो बॉन्ड है वो मजबूत ही होते रहेंगे, मजबूत रहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे क्लोराइड है या फ्लोराइड है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं किसी ऑर्गेनिक यूनिट से, जैसे ही ऑर्गेनिक यूनिट आई, ऑर्गेनिक यूनिट का माइनस आई इफेक्ट नहीं है, प्लस आई इफेक्ट है, ये तो इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को डोनेट करेगी थोड़ा सा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां भी। अगर फॉस्फोरस और कार्बन की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जब फॉस्फोरस के ऊपर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं तब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो यहां से जो ऑर्गेनिक यूनिट है वो प्लस आई इफेक्ट देता है। जब ये प्लस आई इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट देगा, उस केस में फॉस्फोरस नाइट्रोजन से इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। जब फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो इजीली वो बॉन्ड टूट जाएगा और क्लोराइड हटने से पहले ही बीच का बॉन्ड ब्रेक होके, क्लोराइड हटने से पहले ही बीच का बॉन्ड ब्रेक होके, रप्चर होके जो पॉलीमर है वो डिग्रेड हो जाएगा। और ये भी देखा जाता है कि अगर फ्लोराइड आयन लगा हुआ है तो चेन टूटने के चांसेस काफी कम हैं। क्लोराइड लगा है तो इसके मुकाबले क्लोराइड में रप्चरिंग थोड़ी सी आसान है, क्योंकि फ्लोराइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इस मेन चेन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर हम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से इसको रिप्लेस करते जाएंगे तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है बैकबोन वालों की वो कम होती जाएगी। और जब हम ऑर्गेनिक ग्रुप लगा देते हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट ज्यादा अच्छा हो, तो उस केस में ये जो बॉन्ड टूटना है वो आसान हो जाता है। पहला सब्स्टिट्यूशन और दूसरा बॉन्ड ब्रेकेज, दूसरा सब्स्टिट्यूशन होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कब तो सब्स्टिट्यूशन होगा और कब बॉन्ड ब्रेकेज होगी, पॉलीमर डिग्रेड होगा। एक ग्राफ देख लेते हैं। नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट ऐसे लिखते हैं। नंबर एवरेज का मतलब एन लगा दिया नीचे और मोलिकुलर वेट एम लिख दिया, उसके ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब है एवरेज। नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट, एवरेज ये बार से रिप्रेजेंट हो रही है और ये एन से। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं, नीचे बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ फिनाइल ग्रुप्स। यानी कि आपके पास स्टार्टिंग में क्या था, ऐसी यूनिट थी, ऐसा पॉलीमर था। जब फिनाइल ग्रुप 0% थे, आपने क्या किया, फिनाइल लिथियम यानी किया तो इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा दी, या फिर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके साथ रिएक्शन करवा दी, तो ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, इसका काम है कि क्लोराइड आयन को रिप्लेस करना। क्लोराइड आयन को जब ये रिप्लेस कर रहा होगा, या तो ये यूनिट या ये यूनिट क्या करेगा, फिनाइल ग्रुप यहां से जाएगा और क्लोराइड आयन की जगह ले लेगा, ठीक है। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उस केस में देखते हैं परसेंटेज ऑफ फिनाइल ग्रुप कितने हो गए। स्टार्टिंग में 0% फिनाइल ग्रुप और ऐसे ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे 100 तक, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि जब फिनाइल ग्रुप की परसेंटेज 20 to 30% होती है, 20 to 30% होती है, उस टाइम पे कब, जब आपके पास जो इनिशियल जो कंपाउंड है वो अगर NPCl ट्वाइस है, ये वाला आपका बैकबोन है, यानी क्लोराइड लगे हुए हैं, NPCl ट्वाइस वाला जो आपका पॉलीमर है। अगर इसके साथ आप क्या करो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के देखो। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अगर इनिशियली जो नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट है इनिशियल कंपाउंड का इतना है, इनिशियल कंपाउंड का, इनिशियल पॉलीमर का जो इनिशियल सैंपल का जो नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट इतना है, तो 20 से 30% आते ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट डिक्रीज हो गया, कहने का मतलब जब 20 से 30% फिनाइल ग्रुप में चेंज हुए, क्लोराइड हटे,
तो उसके इतने बॉन्ड रप्चर हो गए, इतने बॉन्ड रप्चर हो गए कि पॉलीमर की चेन जिसका इतना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट था उसका इतना कम मॉलिक्यूलर वेट रह गया अप्रोक्सीमेटली, यानी रप्चर हो जाता है 20 से 30% में ही, 20 से 30% में ही। लेकिन अगर इनिशियल आपका जो पॉलीमर था वो NPF2 वाला था, यानी फ्लोराइड आयन वाले था, तो उस केस में 20%, 30%, 70% तक भी बॉन्ड रप्चर नहीं होते, वहां पे सब्स्टिट्यूशन चलता रहता है, यानी सब्स्टिट्यूशन चलता रहेगा, यानी मोलिकुलर वेट है लगभग उतना ही रहेगा, लेकिन 75% पे आने के बाद यहां भी क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। अब कैसे फर्क पड़ा, क्यों ऐसा हुआ? देखो, जब आपके पास NPCl2 था तो क्लोरीन जो बैकबोन को ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा था, तो जैसे ही थोड़े से ऑर्गेनिक ग्रुप फिनाइल ग्रुप आके अटैच हुए तो उसके अंदर फर्दर स्ट्रेंथ देनी कम हो गई और बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो गए। 20 से 30% जब ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े उतने में ही जो बैकबोन थी वो काफी वीक हो गई। ठीक है, डिग्रेडेशन हो गया, उसके बाद छोटी छोटी चेन रह गई, छोटी चेन है मतलब मॉलिक्यूलर वेट कम है। लेकिन जब हमारे पास क्लोराइड वाला था NPF2 N टाइम्स वाला जो पॉलीमर था, जब इसके अंदर हमने यही काम किया, यानी कि फिनाइल ग्रुप लगाना शुरू किया, तो 10% तक सब्स्टिट्यूशन, 20% तक सब्स्टिट्यूशन, आगे सब्स्टिट्यूशन चलता रहा। जब 75% तक हो गया, उस टाइम पे लिमिट आ गई कि जितना फ्लोरीन बचे हैं वो उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे जितने फिनाइल ग्रुप इसको अनसपोर्ट कर रहे हैं या फिर टूटने के लिए विवश कर रहे हैं। तो फिनाइल ग्रुप की जो परसेंटेज 75% के लगभग आती है, तब जाके यहां पे क्या होता है, रप्चरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये था कि बॉन्ड, ये चेन कितनी स्ट्रेंथ वाली है, कब तक इसकी स्ट्रेंथ रहती है, कैसे कैसे हम डिफरेंट सिचुएशन करते हैं।